आप जो देख रहे हैं वो संभव है। कहने में तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो हर चीज़ संभव है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक बात मैं पूछना हृदय से धन्यवाद। क्योंकि जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं और जो मीडिया हाउस हैं, छोटे छोटे जो अखबार हैं, उनके पत्रकार लोग बहुत सकारात्मक तरीके से सरकार को जो हमारा अनियमित मोर्चा का जो सकारात्मक सुझाव है उसको पहुंचाने में बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं बाकी संगठनों का भी आपका देखता हूं, उनको भी आप लोग बाकायदा एक अवसर देते हैं। और आप ही लोग लोकतंत्र के वो स्तंभ में जो सरकार तक हमारी बातों के माध्यम से न्यूज़ भारत 7 से सभी कर्मचारी साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो इस प्रकार के जितने भी हमारे मीडिया चैनल हैं उन सबको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट मर्यादा में करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं आर के राजपूत आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर का महीना अंत में ठंड भी शुरू हो गई है काफ़ी। आज रायपुर का अगर बात करें तापमान तो लगभग 14 डिग्री नापा गया सुबह, और काफ़ी ठंड का मिजाज भी है। तो बीच में ऐसे सड़क पे बैठ के किसी चर्चा पे किसी को शामिल करके अपनी बातों को रखना एक अलग ही मज़ा है। और ख़ासकर जब अमृततुल्य और चाय की प्याली सामने हो, और अगर हम बात करें किसी बड़े मुद्दे पे जो प्रशासन और पूरा प्रदेश को जो हिला के रखा है ये मुद्दा, तो उसके लिए आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं नियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता श्री सत्यम शुक्ला जी। खास कार्यक्रम सीधी बात आर के राजपूत में आपका स्वागत है शुक्ला जी। और मेरा पहला सवाल, सबसे पहले आप पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पार्टी से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने आपके बयान सामने आए हैं कभी आपने खुल के सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा क्यों? ये आपसे अक्सर लोगों ने पूछा है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज़ भारत 7 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विशेष धन्यवाद कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये ऐसा है राजपूत साहब कि यदि दो तरीके होते हैं, जब हम मीडिया में बैठते हैं तो हमको बहुत संक्षिप्त समय मिलता है, 1 या 2 मिनट बाइट का मिल गया कंटिन्यू तो बहुत बड़ी बात है। उस अवधि में या तो आप किसी को गाली दे के, कोस के या अन्य कोई नकारात्मक चीज़ें करके अपने समय को ख़राब कर सकते हैं, या उसी 2 मिनट में आप अपनी समस्या को रखकर उसका समाधान और सुझाव जो है वो आप जो है एक मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो सकारात्मक जो मेरी सोच है, जो मेरी मांग है, और जिस तरीके से मैं सरकार को सुझाव भेज सकूं और जो हमारी मांग है, जो पीड़ा है, उसको रख सकूं, इस वजह से ऐसा होता है कि मैं कभी भी आपको नकारात्मक बाइट देते हुए किसी के प्रति नहीं मिलूंगा। अब रही बात अगर कि मैं मान लीजिए सरकार से उम्मीद करता हूं या सरकार से सकारात्मक उम्मीद की मतलब पहल की बात मैं करता हूं, तो इसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि मैं उस पार्टी का करता धरता या कार्यकर्ता हो गया या समर्थन करते। उसका सिर्फ यही उद्देश्य समझा जाना चाहिए, जैसे हमारे बहुत से साथी मंचों में सरकारों को कोसते हैं, उनकी गलतियों को गिनाते हैं, खामियों को अपने गुस्से उतारते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या जो हमारा धरना रैली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी के समर्थक हो गए या जनता कांग्रेस की पार्टी से हो गए या आप पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। बस ये उसी प्रकार से है। यदि मैं विरोध करूंगा तो आप मुझे उस नज़र से भी देख सकते हैं, लोग उस नज़र से बोलेंगे। आज मैं सकारात्मक बोलता हूं तो आप उस नज़र से। तो ये केवल एक देखने का दृष्टिकोण है, सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलिए, आपने तो अपनी बातें रख ली, लेकिन आप अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपको लगभग अभी 20 लाख दर्शक सुन रहे हैं और देखेंगे। मेरा सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल, जो एक आम कर्मचारी जो 10,000 5,000 की नौकरी करता है किसी विभाग में, सुबह जाता है 10 बजे, शाम तक आता है 6 बजे तक काम करते, उसको वहाँ गालियाँ पड़ता है, किसी बात को लेके बहस होता है, और वो अपना दुख किसी को नहीं बताता। वो एक कर्मचारी है केवल इस प्रदेश का। ऐसे लगभग 5 से 6 लाख कर्मचारी हैं। अभी बात बोल रहे हैं नियमितकरण, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया गया था कि हम करेंगे। 4 साल हो गए हैं, बीच में कोविड था, सामने चुनाव है। क्या लगता है कि जो वादा माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो किए हैं, वो इस चुनाव के आते आते सही साबित होगा? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं। और मेरे भरोसे का एकमात्र सबसे बड़ा कारण ये है कि घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 2 और घोषणा पत्र के 11 और 30 में जो बातें लिखी गई हैं वो संपूर्ण 5 लाख लोग उसके अंतर्गत कवर होते हैं। इवन घोषणा पत्र में भी लिखा गया है कि जो बाहर कर दिए गए हैं उनकी बहाली होगी। तो जब इतना बड़ा जो आंकड़ा है 5 लाख का, जब उनके लिए घोषणा पत्र में स्थान दिया गया है, तो कुछ ना कुछ एक सोच रही होगी सरकार की। अब रही बात कि लोग बोलते हैं 5 लाख का कैसे होगा, संभव है, नहीं है, तो ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। सभी जानते हैं कि चुटकी बजा के या विदिन अ मिनट या विदिन ए सेकेंड नहीं होगा, और इसकी नीति एक अच्छी बनानी होगी।
और नीति भी वो बनानी होगी जिसमें संविधान की संवैधानिक बाधा किसी भी बिंदु की ना है, जिसमें उमा देवी प्रकरण या किसी भी प्रकार की कोई जी उमा देवी प्रकरण या कोई भी कानूनी बाधा जो 2006 का डिसीजन है वो ना आए। और सबसे बड़ा जो होता है कि बजट यानी कि अर्थव्यवस्था। कोविड में 2 साल सरकार वैसे भी सभी राज्य देश की भी पीछे हो गई है, तो वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर कोई भी समाधान निकलेगा तो ये मान के चलिए सरकार कोई भी नीति लाएगी तो ये बहुत ही सामान्य कॉमन सेंस है कि इन 3 बिंदुओं के आधार पे वो नीति लेके आएगी। इसीलिए मुझे पूरी आशा है कि 5 लाख लोगों के लिए नीति तो जरूर बन जाएगी। नियमितीकरण भले किसी को 6 साल बाद हो, 8 साल बाद हो, स्थायीकरण या कोई स्थायी कर्मी तुरंत बन जाए, ये अलग विषय है, पर नीति जरूर बनेगी 5 लाख के लिए। शुक्ला जी, नीति तो चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम नीति पर भरोसा करते हैं, लेकिन अभी जो प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, अगर हम बात करें 54 विभाग में, तो हर विभाग का अलग अलग संगठन है, अलग अलग लोग हैं और उसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नीति बन जाएगी, सरकार के पास पैसा, बजट अगर कहें तो सालाना लगभग 900 से 1000 रुपये करोड़ सालाना उनको टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में वो अभी जो अलग अलग विभागों से जानकारी मांग रहे हैं, संविदा कर्मचारियों की जानकारी दे रहे हैं, केवल संविदा कर्मचारियों के, अन्य कर्मचारियों की जानकारी उनके पास पहुंच नहीं रही है। वो जो संगठन के कर्मचारियों के सूत्रों के हिसाब से खबर आया है, तो क्या केवल 45,000 केवल क्या संविदा कर्मचारी आएंगे, या इसके अलावा जो अंशकालीन आते हैं, जो मध्याह्न मनरेगा आते हैं, और जो भी कर्मचारी हैं, विद्युत का कर्मचारी, वो सब इसमें है कि केवल संविदा कर्मचारी? देखिए, अभी जो सरकार का जो अभी मतलब सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के जो अधिकृत पोर्टल है उसमें एक ट्वीट आया था। वैसे ही मंत्री जो हैं सरकार के, उनका भी एक ट्वीट आया था, पर कहीं पर भी किसी भी पूरे मंत्रिमंडल में या विधायकों ने या सरकार ने ऐसा दावा नहीं किया है कि केवल 45,000 संविदा कर्मियों का होगा। इसलिए सोचना अच्छी बात है, आदमी आशा कर सकता है, हम भी दावा कर सकते हैं कि ये 45,000 में सभी विभाग के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक दर के श्रमिक और कलेक्टर दर के श्रमिक आ सकते हैं। सभी आउटसोर्सिंग वाले बोल सकते हैं कि इसमें सभी विभाग के आउटसोर्सिंग वाले आ सकते हैं, ठेका और प्लेसमेंट वाले आ सकते हैं। सभी अंशकालीन मानदेय जॉबदार वाले भी ये सोच सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि भाई इन 45,000 में केवल हम ही लोग हैं, तो वो गलत नहीं है। परंतु चूंकि ऐसा कोई सरकार का बयान नहीं आया, तो ये जो दावा है वो कुल मिला के अफवाह है, कोरा है। और निश्चित रूप से आप खुद एक विचार कीजिए कि जो लोकतंत्र है, जो सरकार है, वो सर्वहित को ज़्यादा ध्यान देती है। वो कभी ऐसा नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नीति बनाएगी, ऐसा कोई निर्णय लेगी कि 4.5 लाख लोगों को पृथक करे और 45,000 को संतुष्ट करे। इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है अच्छा करेगी, तो जो मैसेज जाएगा और संदेश जाएगा वो और बुरा जाएगा। तो सरकार, मुझे लगता है कि जो 45,000 हैं, इसमें कुछ अंशदान वाले, जो अंशकालीन वाले हैं, जो मानदेय वाले हैं, कुछ जॉबदार वाले हैं, कुछ आउटसोर्सिंग वाले हैं, कुछ संविदा वाले हैं, कुछ दैनिक वेतन भोगी, श्रम आयुक्त और कलेक्टर दर के श्रमिक है, तीनों एक ही प्रकार है। तो इस प्रकार से सबको कुछ ना कुछ थोड़ा देगी, यही उम्मीद है। और हमारी मांग भी जो है वो यही है। हम ये नहीं कहते कि इसको मत दो, पर हम ये भी नहीं कहते कि इसी को सब कुछ दो। हम सबके लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी उसमें चाह रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मध्याह्न भोजन रसोइया संघ में लगभग 82,000 कर्मचारी हैं, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी में लगभग 48,000 कर्मचारी है, विद्युत विभाग में लगभग 2,500 से 3,000 कर्मचारी हैं, और दैनिक वेतन 1 कर्मचारी अगर संख्या बात करें, जिनकी तादाद लगभग 6,000 है, और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 18,000 के आसपास है। अब हम बात करेंगे उन कर्मचारियों का जो इतने साल से 4 साल को देख रहे हैं, क्योंकि वो अब बोल रहे हैं कि इस बार अगर नियमितीकरण नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि चुनाव पर भी आ रहे हैं, क्योंकि सामने चुनाव है। जिस प्रकार राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, और बीच बीच में मुख्यमंत्री द्वारा भी यह आवेदन किया जा रहा है कि हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे। 4 साल बीत गए हैं, सामने चुनाव है। अगर बाय द वे 45,000 कर्मचारियों को नियमित कर देती है, और आप जैसे कह रहे हैं कि हम और भी इस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बढ़ाया जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी कुछ समय में 30 को किए, फिर बाद में 30,000 लोगों किए, तो ऐसे में संख्या बढ़ेगी। बजट कहाँ से आएगा? 1000 करोड़ की बात है, कोई छोटा मोटा नहीं कि कोई भी दुकान में बैठे तो हम 1000 करोड़ निकाल लिया। 1000 करोड़ बहुत बड़ा एक राशि रहता है एक प्रदेश के लिए। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग शिक्षा विभाग में लगभग 83,000 करोड़ का 2021 का ये बजट है जो एजुकेशन सेक्टर में गया है। तो ऐसे में क्या 1000 करोड़ संभव है सरकार के लिए? देखिए, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये हर व्यक्ति के मन में है, जो कर्मचारी कार्यकर्ता हैं उनके भी मन में है। यही चीजें हैं कि छत्तीसगढ़ निमित्त कर्मचारी मोर्चा, जो हमारे संयोजक महोदय हैं गोपाल प्रसाद साहू, जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है और बिल्कुल जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, विशुद्ध रूप से कर्मचारियों के हित के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक समाधान निकाला।
उन्होंने ये सुझाव दिया कि सबसे पहले सभी को 62 वर्ष तक के कार्य की गारंटी और सभी को जॉब गारंटी। जॉब गारंटी मतलब जो एक असमंजस की स्थिति रहती कि मैं आज काम पे आ रहा हूँ, 6 महीने के लिए बीमार पड़ा या कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जगह में, क्योंकि विभाग तो वो काम रोकेगा नहीं, उसको आवश्यकता है, वो गलत नहीं है, अधिकारी भी जानता है कि इसके लिए कोई विज्ञापन या कोई नियम कानून तो है नहीं, तो वो रख सकता है तो रखेगा, उसमें कोई शत्रु नहीं है। तो उस स्थिति में जब फिर दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर मेरा वो स्थान चला गया। तो इसी सब चीज़ों के कारण अनियमित मोर्चा का पहला बिंदु जो है, सभी के लिए नियमितीकरण और सभी के लिए जॉब सुरक्षा, स्थायीकरण की मांग और बात कर रहा है। अब जब हम स्थायीकरण की बात करते हैं तो फिर उसमें जब आप गहराई में जाएंगे तो सीधा सीधा बात होता है कि हम लोग, कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जो 2 घंटे का काम करते हैं और महीने में 3,000 4,000 का वेतन पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी का काम करते हैं जो 10,000 और 12,000 में अपना घर चला रहे हैं। कुछ ऐसे भी संविदा कर्मी हैं जो 18,000 में भी अपना घर चला रहे हैं, कुछ को उससे ज़्यादा भी मिल रहा है। तो हम लोगों ने एक जो सुझाव है सरकार को अग्रिम देने का प्रयास किया है कि हम सरकार को ये नहीं कहते कि आप हमको वेतन बढ़ा के दीजिए, आप उसी वेतन में हमारा स्थायीकरण कर दीजिए तो 0 बजट हो जाएगा। मतलब देखिए, अभी भी सरकार मेरे को 10 साल काम में रखेगी तो जो देना है वही देगी, जो बीच बीच में श्रमिक दर का, श्रमिक का जो वेतन बढ़ता है, कलेक्टर दर का जो बढ़ता है, वही वेतन मान मुझे वृद्धि होकर मिलेगा। तो सरकार को तो मुझे 10 साल अगर काम लेना है तो वो वेतन देना ही है। तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि भाई इसी वेतन में मुझे आप तत्काल जो सांकेतर पद है, मतलब सांकेतर पद वो हुआ कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए सेटअप वेटअप की बाध्यता नहीं, जो जिस व्यक्ति का जहाँ पर भी काम चल रहा है उस पद का कर्मचारी वो माना जाएगा और उसको वहाँ पर जो है स्थायी कर्मी बना दिया जाएगा। जैसे ही वो उसकी नौकरी मतलब आयु पूरी होती है, सेवानिवृत्ति आ जाती है, तो वो पद समाप्त हो जाता है। तो हमारी वही मांग है कि नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी में उसी वेतन में हम लोगों को सरकार जो है जो भी संभव हो वो प्रदान करे। और ये जो मैं मांग कर रहा हूँ या जो बातें कर रहा हूँ ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है। वास्तविकता कैसे? जैसे राजस्थान का आप उदाहरण देखेंगे, वहाँ पर सभी संविदा कर्मियों को स्थायीकरण किया गया है ना। मतलब सीधी सीधी बात है कि उनको ये भी पता था कि उमा देवी प्रकरण की बाधा ना हो, उनको बजट की समस्या से भी वो अवगत है, इसलिए न्यूनतम वेतन मान में किए हैं। उनको संवैधानिक कोई बाधा नहीं आएगी, कोई कोर्ट ना चला जाए, इतने लोगों का करेंगे तो जो बेरोजगार हैं उनके अधिकार का हनन होता है। तो वो चीज़ों को भी देख करके सरकार ने नीति लाई। तो एक ये व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 2016 में जो है 48,054 विभाग और वहाँ के जितने निगम मंडल आयोग है, क्योंकि दोनों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग अलग नहीं, भाई ही हैं, तो वहाँ के सभी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी श्रम एक दर के श्रमिक को मान करके पूरे 48,000 लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में, जो उनको उस समय 2016 में श्रमिक दर का वेतन मिलता था 3 श्रेणी का, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल का, उसी में ही मात्र 1-2 हज़ार रुपये की राशि की वृद्धि करके तत्काल स्थायी कर्मी बना दिया गया। अब लोगों के मन में यह आएगा कि यार मुझे 10-12 हज़ार में करे तो क्या वही रहेगा? नहीं, आपको जो विभागीय तरीका है, जैसे महंगाई भत्ता, टीएडीए जो मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ में तो अब ओपीएस लागू हो गया, तो उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। तो धीरे धीरे वो वृद्धि होती जाएगी, जो कि श्रमिक दर के श्रमिक रहते हुए 6 महीने में जो 200-250 बढ़ता है, कम से कम आप स्थायी कर्मी बन जाएंगे तो वो हजारों में वृद्धि होगी। तो ये एक बहुत उपयुक्त और सटीक मार्ग है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई कानूनी, संवैधानिक या बजट की समस्या नहीं आएगी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़ भारत 7 से, जो भी कर्मचारी साथी मेरा अगर ये इंटरव्यू देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरों को आप शेयर कीजिए जो देख रहे हैं, कि हमारा जो समाधान या हमारी मांग यदि न्यूनतम और उचित होगी तभी सरकार उसको पूरी कर सकती है, और सरकार कोई भी विचित्र मांग को पूरा नहीं कर सकती। तो यदि हम समाधान चाहते हैं तो हमें एक सकारात्मक मांग करना पड़ेगा, और सरकार को 0 बजट का सजेशन जो सुझाव है वो सभी संगठनों को रखना पड़ेगा। हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं जिस पद में 18 में स्थायी कर्मी बनने को तैयार हूँ तो दूसरे को 36 मिल रहा है। यदि हम इसमें जाएंगे तो ध्यान रखिए कि लालच का कोई अंत नहीं। भाई 6% डीए भी नहीं मिलने पर भी हजारों लाखों लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हम इतना बड़ा त्याग करेंगे तो हमारे मन में कैसे पीड़ा नहीं होगी। पर बात यह है कि आप उन्हीं को आदर्श मानिए कि अभी आप नियमित हो जाइए। आपका अधिकार मांगने का जो रास्ता है वो कभी बंद नहीं होता लोकतंत्र में। अभी आप स्थायी कर्मी बन जाइए, भविष्य में फिर आप कोई चीज़ के लिए प्रयास और पहल कीजिएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस। चलिए ठीक है, बात मान लेते हैं कि सभी को अपनी बात रखने का हक है। अब आपके अनुसार से अगर ये बहुत बड़ी खबर है कि 5 लाख कर्मचारियों को भी नियमित किया जा सकता है इस सरकार के अंतर्गत, सामने चुनाव है, मैं बार बार राजनीतिक बातों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने चुनाव है और सभी चैनल दिखा रहे हैं तो हम भी दिखा रहे हैं। अब अगर कहीं भाजपा यह कहती है चलो ये सरकार तो नहीं कर रही, हम अपने
चुनावी घोषणा पत्र में वादा करते हैं कि चुनाव के जीतने के 10 दिन बाद हम सभी कर्मचारियों को नियमित कर देंगे, ऑल ओवर सभी कर्मचारी को, जो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी है सबको नियमित कर देंगे। तो क्या एक बड़ा संगठन, एक बड़ा हुजूम, वोट का शेयरिंग उस पार्टी को ना देके इस पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये एक राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक दल के प्रवक्ता बोले तो उचित होगा, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। पर इसी में एक जवाब दूंगा कि कोई भी दल यदि 5 लाख लोगों को स्थायी कर्मी बनाने की बात करता है, मतलब कुछ ना कुछ मार्ग है। अब उस मार्ग की हम चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हम 7 प्रकार के कर्मचारी हैं: जॉब दर मानदेय, अंशकालीन, संविदा, आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका। हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और दिल्ली में आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर की सरकार ने स्थायीकरण, नियमितीकरण दिया है। संविदा वालों को उड़ीसा और राजस्थान ने किया है, अब मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। एक इंटरव्यू की औपचारिकता रखें। और मध्य प्रदेश में मैंने 2016 के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के श्रम आयुक्त वाले हैं, श्रमिक हैं, जिनको श्रम 54 विभागों को मान करके वहाँ के 48,000 कर्मचारियों को पीडब्ल्यूडी सहित सभी को स्थायी कर्मी बनाया गया। मतलब व्यवस्था तो है। कोई भी सरकार अगर ऐसा दावा करेगी तो निश्चित रूप से वो उन जगह की नीतियों को कॉपी पेस्ट करने की बात करेगी, उसको यहाँ के राज्य के अनुसार, बजट के अनुसार उसमें कुछ फेरबदल करने की बात करेगी और उसको लागू करने की बात करेगी। तो मैं ये चाहूँगा आपके इस न्यूज़ भारत 7 के माध्यम से कि जो वर्तमान सरकार है वह भी ऐसा कोई प्रयास सार्थक करे, सातों प्रकार से कुछ कुछ लोगों को रख दे जो स्थायीकरण, नियमितीकरण या स्थायी कर्मी जो भी बनाना हो, ताकि जो उनके पीछे हैं, जो उसी पैटर्न से आए हैं, उनके लिए वो मार्ग भविष्य के लिए खुला रहे। और सीधी सी बात है कि जैसे बीजेपी ने 2 लाख लोगों को किया था नियमितीकरण, तो संख्या बल भी मायने नहीं रखता। 5 लाख जो आप बोल रहे हैं बार बार, 1,80,000 वर्तमान में सीधे दावेदार हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है राजस्व चेक से, जो बैंकों के माध्यम से विभाग से सीधे भुगतान प्राप्त कर रहे हैं और विभाग को सेवा दे रहे हैं। इसमें प्लेसमेंट, आउटसोर्सिंग की कोई बाधा नहीं। तो वैसे लोगों को सरकार जो है पहले चरण में करेगी, उसके बाद के चरण में बाकी लोगों को करेगी। तो इनको क्या करेगी, 2 भागों में बांटेगी। जैसे जॉब दर मानदेय में और अंशकालीन में यदि कोई इस प्रकार का काम कर रहा है जिसमें वेतनमान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का लागू नहीं है, संविदा लोगों को जो दिया जा रहा है वो उस संविदा के वेतनमान है, मतलब 18,000 से ऊपर की राशि है, तो उनको उस श्रेणी में विभक्त करेगा। चाहे वो केंद्रीय योजना से और राज्य सरकार के जो ज्वाइंट योजना है स्कीम में, उसके थ्रू वेतन पा रहे होंगे तो उनको उस ढंग से बदलाव करेंगे। यदि कोई जॉब दर मानदेय और अंशकालीन वाला तृतीय चतुर्थ श्रेणी के स्तर का कार्य कर रहा होगा तो उनको पूर्णकालिक का कार्य देते हुए और उनको उसका जो न्यूनतम वेतनमान है उस श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार से 2 भागों में विभक्त हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट, ठेका खत्म करने से हजारों करोड़ रुपए की राशि बचेगी सरकार की, जो कि जो अंशकालीन वाले हैं, जो जॉब दर और मानदेय वाले हैं, जिनको कुछ अवधि का काम लिया जाता है, उनको कम से कम उन कार्यों का जो न्यूनतम वेतनमान है वो प्रदान किया जा सकता है। तो इस ढंग से जो सरकार है वो मार्ग प्रशस्त करेगी। शुरू में वो हो सकता है कि 10,000 को करे, 45 को करे, 50 को करे, 1,80,000 को करे, पर बाकी के लिए सरकार केवल नीति बना के जाएगी। नीति बना के कैसे? यदि एक खाका खींच के चली गई कि भाई ये जो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट खत्म हो जाएंगे, दिनांक इतने से सभी लोग जो है विभाग में समायोजित होकर वहाँ का वेतन मांगे प्राप्त करना शुरू करेंगे, और इतने वर्ष बाद, जैसे कि शिक्षा कर्मियों का जब संविलियन हुआ था और स्थायीकरण किया गया था शिक्षा कर्मियों का, तो उनके लिए 8 साल का मापदंड तय किए थे। हो सकता है ये सरकार 15 साल का कर दे, हो सकता है 10 साल का कर दे, हो सकता है कि 3 साल का भी कर दे, क्योंकि वही 8 साल वाले को वर्तमान सरकार ने 2 साल में की थी, है ना, ये संभव है। तो उस क्राइटेरिया में अगर ले आएगी तो निश्चित रूप से सभी एक झटके में नहीं होंगे। जो वर्तमान बजट में स्थायी कर्मी या स्थायीकरण या नियमितीकरण पाएंगे वो हो जाएंगे, शेष के लिए सरकार नीति बना के चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जो है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल किसी को पूछने की आवश्यकता पड़ेगी। संभव है, आप जो देख रहे हैं वो संभव है कहने में। तो जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो हर चीज़ संभव है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जो एक राजनीतिक दल के अपेक्षा से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किसी प्रवक्ता के नाम से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एकदम जो फैक्ट चीज़ें पूछ रहा हूँ। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में लगभग सबसे बड़ा धरना है। 174 दिनों का, लगभग 6 से 8 महीने के बीच में स्थिति आपने भी देखा और भी बाकी चलों ने दिखाया। केवल 300 रुपये, सहमत रहेंगे 300 से? देखिए, होता क्या है कि कई बार हम जब उचित मांग नहीं करते हैं या हमारा कदम जो है उचित दिशा में नहीं होता, और हमारा उन्होंने कलेक्ट्रेट में बात की। जी वही कह रहा हूँ मैं
और उचित पहल नहीं होती तो समाधान नहीं मिलता। जैसे कि अंशकालीन वाले भाई लोग जो हैं, अवधि उनकी 1.5 घंटे की लिखित में है, भले वो 8 घंटे करते हैं, ये सभी जानते हैं। रसोइया का भी भाई 1.5 या 2 घंटे है, दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक ही विभाग के लिए ज़्यादा काम करते हैं, स्कूलों में ही ज़्यादा है, तो उन दोनों को मैं लेना चाहूँगा। अब उनको यदि मान लीजिए एक संगठन के नाम से मुझे लगा कि मुझे मेरे संगठन में भीड़ बढ़ानी, मैं बोला तुम नियुक्तिकरण मांगो, और नियुक्ति तुम 1 रुपये मांगोगे तो तुमको 10 पैसा मिलेगा। तो पहले तो मेरे जैसे जो संगठन के लोग हैं, जो कि कर्मचारी हैं, तो उनको नेतागिरी नहीं करना चाहिए और किसी को ऐसा छल नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले का लाठी मार नहीं होती, और यही होता है। इनको सबसे पहले पूर्णकालिक होने के लिए इनको सरकार से ये मांग करनी होगी कि मुझे 8 घंटे का काम दो। अब नेचुरल रूप से सरकार जब 8 घंटे का काम आपको देगी, तो सरकार जो है जब दूसरे प्राइवेट संस्थाओं के लिए नियम बनाती है, ईपीएफ, ईएसआईसी और श्रम कानून लागू करती है, तो अपने यहाँ का न्यूनतम वेतन देने के लिए स्वयं बाध्य होगी। अब ये समझिएगा कि इस सफाई कर्मी कैसे अपने को 8 घंटे का काम मांग सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम स्कूल में सफाई करने आए, 1-1.5 घंटा हमने काम कर लिया, उसके बाद स्कूल लगने से 1 घंटा पहले हम गेट कीपर बन गए, चौकीदार का काम किए, स्कूल छुट्टी होने के समय 1 घंटा का गेट कीपर का काम कर लिया, उसके बाद दिन भर गेट में ताला लगा के हम क्या किए कि जो कि मध्याह्न भोजन बनता है, क्योंकि रसोईया इसीलिए मैं एक साथ जोड़ा, तो वहाँ पर उनके लिए बाड़ी की एक व्यवस्था होती है, वो लोग सब्जी वगैरह भी उगाते हैं गाँव के स्कूलों में, तो वो 2 घंटा हम वहाँ पर अपना योगदान दे देंगे। क्लियर? इस ढंग से वो 8 घंटे का काम मांग सकते हैं, 6-7 घंटे का। एक उदाहरण दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं। उसी प्रकार से जो हमारी रसोइया बहनें हैं, वो ये बोल सकती कि हम 1.5-2 घंटा खाना बना लिए, जो भी बर्तन साफ करने हैं, सब्जी वो भी करके दे दिए, बच्चों को खाना खिला दिए। उसके बाद जो बचा समय है उसमें हम आया बाई का काम करेंगे। आजकल हर बड़े और अच्छे स्कूल में गुड टच बैड टच चलता है, पर हमारे सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बजट भी बहुत सारे कारण है और जागरूकता भी। तो इन आया दीदी लोगों का काम हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में आती हैं, बड़ी बच्चियाँ आती हैं, पुरुष बच्चे आते हैं, और हम देखते हैं कि स्कूलों में भी बहुत सारे जो टीचर हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अश्लील हरकतें करते हैं, बीच बीच में हमको समाचार में सुनने मिलता है, और गंदी चीज़ें भी होती हैं। तो ये जब गुड टच बैड टच होगा, ये मॉनिटरिंग करेंगी, तो वो चीज़ से भी बचत होगी। तो आप सोचो कि कितना सकारात्मक हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है कदम। तो ये क्या होगा कि पहले मुझे अपनी उपयोगिता बतानी होगी। तो यदि मैं सफाई कर्मी भाइयों और रसोइया बहनों को ये कहूँगा, जैसे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनें और सहायिका है, वो सबसे पहले सरकार से एक मांग कर रही हैं कि हमको न्यूनतम वेतनमान, चाहे वो कलेक्टर दर का श्रमिक हो या श्रमिक दर का न्यूनतम अकुशल का श्रमिक का वेतन हो, वो प्रदान किया जाए। वैसे ही इनको ये करना चाहिए कि हमको 8 घंटे का काम दीजिए, हमारी ये उपयोगिता है। निश्चित रूप से सरकार वो काम करेगी, क्योंकि मैंने जो आपको बता रहा हूँ, मैं वो बातें कोई चमत्कारिक बातें नहीं है या अनोखी बातें नहीं है, ये नीड है और ये हो रहा है। आप देखते प्राइवेट स्कूल के बसों में आया भाई लोग जाते हैं, तो यानी आया का अपना महत्व है। एक महिला कर्मचारी का एक अलग महत्व है, जो शिक्षकी कार्य नहीं करते उनका भी उपयोगिता है। तो इनको पहले ये मांग रखना चाहिए और 8 घंटे का मांग रखना चाहिए। और नेचुरल है, जब आप 8 घंटे का मांग करेंगे तो न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। और यदि इनको स्व सहायता समूह जैसे थर्ड पार्टी से वेतन मिलता होगा, या प्लेसमेंट या आउटसोर्सिंग, मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो उन्हें ये भी मांग करनी चाहिए साथ ही साथ कि आप इसको बदल दीजिए, आप बिचौलिया मत रखिए। अगर हम स्कूली शिक्षा विभाग के लिए काम कर रहे हैं तो हमें हाँ, तो हाँ नहीं, कहीं पे मैं सुनो कि शायद स्व सहायता समूह से मिलता है, मुझे नहीं पता है, क्लियर बता रहा हूँ। तो हाँ, जब वो बात करने गए थे, तो हाँ, उन्होंने पूछा था सवाल कि कितने घंटे आप काम करते हैं, तो लगभग उन्होंने वही बताया ईमानदारी से कि वो लोग 1.5 से 2 घंटे काम करते हैं। तो उसके अनुसार से वो पेमेंट की राशि को सरकार ने बढ़ाया। तब तो बहुत बढ़िया। अगर उनको राजकोष से, सरकार अपने विभाग से जहाँ वो सेवा दे रहे हैं वहाँ से वेतन दे रहा है तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि ये लोग ऑलरेडी हमारे जैसे श्रेणी में, जैसे मैं काम करता हूँ पीडब्ल्यूडी में, है ना, तो वो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी बन जाएंगे अपने विभाग के श्रम आयुक्त दर के। उसके बाद उनका विकल्प खुला रहेगा। फिर कैसा विकल्प? मध्य प्रदेश की वो 2016 के बिंदु में आ जाएंगे, स्थायी कर्मी बनने के रास्ते में, न कानूनी बाधा न संवैधानिक, और उसी वेतनमान में जो उस बीच का रास्ता जो सरकार और उनको सूट करे, जो उनकी मांग होगी, एक निश्चित अवधि के साथ में मांग सकते हैं। उसमें वो मांग कर दे कि भाई जब हमको विभाग से वेतन मिलेगा, पूर्णकालिक बन जाएंगे, तो 6 या 7 साल के बाद जैसे ही हमारा कार्य अनुभव, जो भी सरकार मापदंड, 2 साल भी कर सकती सरकार, कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि जब शिक्षा कर्मियों के लिए बीजेपी सरकार ने 8 का किया था, तो 2 सरकार ने किया था। तो हो सकता है कि सरकार न्यूनतम भी रखे, हो सकता है 15 भी करे, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लोग उम्मीद में, और स्थायीकरण अगर वो हो गया और उनको जॉब गारंटी मिल गई कि उनको निकाला नहीं जाएगा, और आज नहीं तो कल वो है एक बिंदु में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। और मैं बार बार ये जो समय अवधि बढ़ाने और घटाने की बात करता हूँ, वो बजट पे छोड़ता हूँ। और हम लोग जब सभी लोग एक जैसा मांग करें समझदारी के साथ कि हम न्यूनतम वेतनमान के लिए सहमत हो जाएं, तो ये मान के चलिए कि फिर बजट जीरो हो जाएगा, तो सरकार जो है उसको कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, पर अगर मैं अड़ गया कि नहीं भाई मुझे तो 25 और 35 चाहिए, दुगना वेतन चाहिए, जो नियमित कर्मचारी का वेतन है वही चाहिए,
तो फिर वो कर्मचारी संगठन, वो कर्मचारी जाने और सरकार के बीच की बात है। मैं तो न्यूनतम की मांग करूंगा। अपना व्यक्तिगत मेरा राय है, और व्यक्तिगत मेरा ये है कि मुझे अभी 10,870 का वेतन मिलता है एलडीसी के काम में, तो मुझे लगता है कि भाई उसमें मेरा घर तो मैं चला ले रहा हूँ। तो यदि सरकार इसी में 1-2 हज़ार बढ़ाएगी, चूँकि मेरे को जॉब सुरक्षा मिलेगी, तो मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, तो 6-8 महीने में तो ऑटोमेटिक वो 10-11 हज़ार 12 हज़ार और वृद्धावस्था में मुझे पेंशन की पात्रता हो जाएगी। तो मैं तो सहमत रहूँगा। मैं अपनी व्यक्तिगत, मैं अनियमित मोर्चा के प्रवक्ता के माध्यम से मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत इस बिंदु पे जो बात कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य मेरा सुरक्षित रहे। बस ये अब दो महत्वपूर्ण सवाल, अब कार्यक्रम अंत के समय है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो सवाल जो छूट रहे थे, मुझे अब अच्छा याद दिलाया आपने। अगर हम बात करें इस नियमितीकरण की मांग, बजट सत्र अब आने वाला है, कुछ समय ही बच गए हैं, 4 महीने ही बचे हैं मुश्किल से। क्या लगता है इस बजट सत्र में इसका निराकरण मिल जाएगा? जो सौगात, जो खुशियाँ की बाधाएं, जो खुशियों की जो पल बोल रहे हैं सभी कर्मचारी, क्या उनको इस बजट सत्र में मिलेगा? क्योंकि इनके बाद इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ये आखिरी बजट सत्र है, उसके बाद चुनाव है दिसंबर में। देखिए, मैं एकदम 100% छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के ऊपर, छत्तीसगढ़िया होने के कारण और 5 लाख विभिन्न विभागों के छत्तीसगढ़िया एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट के कर्मचारियों की तरफ से व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, ये जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और उसका मूल वजह यह है कि अभी तक सरकार ने उन लोगों के लिए भी, जो एक चरवाहे होते हैं, जिनकी इनकम का कोई सोच नहीं सकता, उनके लिए भी एकदम न्यूनतम आय वालों के लिए 2 रुपए किलो वाला, भले लोग व्यंग्य में उड़ाएं, एक मार्ग सोचा। मतलब ये कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनकी संवेदनशीलता इससे प्रकट होती है। तो इतनी बारीकी से जानने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि हम सब छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए नहीं सोचेंगे। और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि मुझे मालूम है कि 5 लाख में शुरुआत 5,000, 10,000, 50,000, 1,80,000 या 2 लाख से या पूरे 5 से होगी, मुझे नहीं पता। पर मुझे मालूम है कि मैं चूंकि अभी नया हूँ, मुझे ज़्यादा अवधि नहीं हुआ है, तो मेरा विलंब से होगा। पर जो मेरे विभाग में जो बहुत वर्षों से कर रहे हैं, उनका पहले होगा, और जब उनका होगा तो निश्चित रूप से मेरे लिए मार्ग बनेगा। इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। यदि उनका नहीं हुआ तो मेरे लिए भी वो मार्ग नहीं बनेगा। तो मेरी भी उम्मीद जिंदा रहेगी, आशा रहेगी। तो हो सकता है सबसे अंतिम व्यक्ति मैं हूँ छत्तीसगढ़ का, जिसका नियमितीकरण, स्थायीकरण या स्थायी कर्मी बन पाना संभव हो, पर मेरे पहले कुछ लोगों का होगा, तो उसमें भी मुझे खुशी होगी। एक नीति दे दे सरकार, यदि नीति बना दे, इसी वेतन में कर दे, तो बजट की समस्या नहीं आएगी। और नीति बनाने के लिए आपको भी पता है कोई भय नहीं आता, एक निर्णय होता है जो संवैधानिक, कानूनी और बजट के अनुसार बनाएगी जो सरकार है। पहले की सरकारों ने भी किया है, बीजेपी ने 2 लाख लोगों को किया, तो 1,80,000 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। और जो 3,20,000 जो हमारे हैं अंशकालीन जॉब दर, मानदेय, आउटसोर्सिंग, प्लेसमेंट वाले भाई उन और बहन, उनको भी बिल्कुल एक उम्मीद दे नीति बना करके, कम से कम मतलब नीति बना दे सरकार, उसको रातों रात खत्म करे आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट को। हजारों करोड़ की बचत होगी, और होगा जरूर करेगी सरकार। मेरे को बहुत उम्मीद है, बहुत विश्वास है, क्योंकि आपने खुद कहा है कि दूसरी जो सरकारें, पार्टियां हैं, जो सरकार बनाने की उम्मीद करती है या दावा करेगी, तो वो भी तो इसी तरीके से लाएगी। वो कोई दूसरा विज्ञान नहीं लाएगी, इसी भारत के अन्य राज्यों के उदाहरणों से ही कोई ना कोई एक मार्ग निकालेगी। चाय की प्याली को चाहे ऐसा पीना है कि ऐसा पिए, पीना तो पड़ेगा ही, चाहे जहर रहे चाहे अमृत रहे। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कोई भी चीज़ को डिटेल में बताया, हर चीज़ों को, चाहे हर विभाग के बारे में बात करें, बड़े बड़े विभाग हैं। और ऐसा मुझे भी लगता है कि इस बजट सत्र में सभी को कुछ ना कुछ सौगात मिलेगी, और जो 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग है, उसको शायद सरकार पूरा कर दे। और ये काफ़ी लंबा मांग है, पिछले साल भर से हम देख रहे हैं, बूढ़ा तालाब एक जुहूम बन चुका है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, और लोग काफ़ी मज़ा भी आता है लोगों को, लेकिन उस मज़े में अपने दुख को बताते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते। और हमारे कैमरा पर्सन गणेश्वर साहू जी कुछ कहते हैं कि सरकार का सौभाग्य है कि जनता सोचती नहीं है। अगर आप कुछ और करना चाहें तो बिल्कुल अपनी बात कर सकते हैं। देखिए, मैं अंत में यही बोलूँगा आपके कार्यक्रम, सबसे पहले हृदय से धन्यवाद, क्योंकि जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं और जो मीडिया हाउस हैं, छोटे छोटे जो अखबार हैं, उनके पत्रकार लोग बहुत सकारात्मक तरीके से सरकार को, जो हमारा नियमित मोर्चा का जो सकारात्मक सुझाव है, उसको पहुंचाने में बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं बाकी संगठनों का भी आपका देखता हूं, उनको भी आप लोग बाकायदा एक अवसर देते हैं, और आप ही लोग लोकतंत्र के वो स्तंभ है जो सरकार तक हमारी बातों को जैसा है वैसे के वैसा आप समझा पाते हैं, बता पाते हैं। जितनी आसानी से या जिस भी ढंग से इस 15-20 मिनट के इंटरव्यू में मैंने बातों को सरलता से समझाया, उतना ही सरल है, ये सब कुछ हो सकता है। और मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से, न्यूज़ भारत 7 से सभी कर्मचारी साथियों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो इस प्रकार के जितने भी हमारे मीडिया चैनल हैं,
उन सबको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट मर्यादा में करें। किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद करके या किसी को अपशब्द या नकारात्मक मत बोलें, क्योंकि बहुत 2 मिनट का अवसर मिलता है। मीडिया में जब भी पूछा जाता है तो मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, प्रवक्ताओं से भी, कि जब भी कोई डिबेट होता है कहीं पर भी मैं देखता हूं कि वहां पर हमारा विषय रहता है, पर आरोप प्रत्यारोप में पूरा वो जो चैनल का इंटरव्यू है उसका विषय बदल जाता है। तो आप जहां भी बैठे, अब सरकार को कोसना छोड़ के सरकार को सुझाव देना, सरकार को अपनी पीड़ा बताना, ये 2 बिंदु पे ही आप लोग फोकस करें। और जो उचित हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ समझौता हम कर सकते हैं, उस सकारात्मक पहल के साथ हम सब एक दिशा में आगे बढ़ें, ताकि हम सब अलग अलग ना दिखें। और होगा तो सभी का होगा और नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये सत्य बात है। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। इसलिए कोई अपने आप को खास और स्पेशल ना समझे, हम सब अपने आप को कॉमन समझे। और कभी भी हम इसके लिए ना अड़े कि भाई मेरे को 18 मिल रहा है, 48 मिल रहा है या 30 मिल रहा है तो मुझे 60 चाहिए। आप उसकी भी कल्पना कीजिए कि आपका एक भाई है जिसको 3000 भी मिलता है, एक भाई है जिसको 8000 भी मिलता है। तो ऐसा कुछ मांग कीजिए कि सबका भला हो। नहीं तो अंत में यही होगा कि सरकार जिसकी न्यूनतम मांग होगी उसको पूरा करेगी, और कहीं ना कहीं हम लोगों में आपस में एक मनभेद हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम मिल के एक अच्छा सकारात्मक पहल करें। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। और एक बार आके नगर निगम के सामने जो अमृत तुल्य का एक स्टॉल लगता है, काफ़ी बेहद और बहुत ही लजीज चाय बनाते हैं, पीने के बाद आदमी तरोताज़ा महसूस करता है। तो एक बार आप भी आइए और एक बार चाय की चुस्की लीजिए। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।